आज उड़ीसा में फिर से बीजेपी ने एक सिंबॉलिक राजनीति की कोशिश की है और वहां आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया मांझी जी को। अच्छी बात है, 4 बार के विधायक थे, बनना तो उन्हीं को चाहिए था। दरअसल कांग्रेस ने जो 60 साल की सत्ता के दौरान जो रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई नहीं लड़ी, रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, बीजेपी उसी को भुना रहा है। लेकिन सवाल है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो बीजेपी दे रही है, 29 ओबीसी मंत्री की बात तो कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे दर्जनों एससी एसटी ओबीसी के ऐसे दोस्त मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं जो कहते हैं कि बीजेपी में हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या बीजेपी सचमुच ब्राह्मण समाज, उसके बाद वैश्य समाज और तब क्षत्रियों की बारी आती है? क्या ब्राह्मण समाज के लोग ही बीजेपी को रूल करते हैं, चलाते हैं, उन्हीं की तूती बोलती है, और बाकी जो दलित पिछड़े, केशव प्रसाद मौर्य के साथ यूपी में क्या हुआ सब जानते हैं, अब योगी आदित्यनाथ के साथ क्या होने वाला है सब जानते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में सम्राट चौधरी के साथ भी खेल हो रहा है। तो ये वो तमाम सवाल है जो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बीजेपी से बहुजन नाराज क्यों है। आपको याद है डॉक्टर रितु, आपको याद है लक्ष्मण यादव, आपको याद है प्रोफेसर रतनलाल जिनको जेल गिरफ्तार किया गया था। मुझे खुद आज भी एक इनकम टैक्स की नोटिस आई है। और ये लोग कौन है? मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चुनाव हार रहे हैं तो इसकी वजह है जातिवाद, मनुवाद। कांग्रेस क्यों हारी? 2014 में कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि 2004 में जिस कांग्रेस को बैकवर्ड ने वोट किया था, दलितों ने वोट किया था, क्योंकि उसमें लालू यादव, रामविलास पासवान जैसे लोग थे, अर्जुन सिंह जैसे लोग थे जिन्होंने ओबीसी के रिजर्वेशन को कॉलेज यूनिवर्सिटी में लागू किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2009 में जैसी बीजेपी कांग्रेस थोड़ी मजबूत हुई, कांग्रेस को 3 ब्राह्मण समाज के नेता चलाने लगे। कौन लोग? प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल। आज जो नीट में जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये उसी समय से शुरू हुआ। आईएएस में लगातार 60 सालों से चोरी हो रही है, अभी भी चोरी है। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं समझ रहे हैं। इस बार जो मंत्रिमंडल है उसमें फिर से निर्मला सीतारमण को फाइनेंस मिनिस्ट्री दिया है आपने। और सबसे बड़ी विडंबना है कि जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं बीजेपी में, वो इतने डरे सहमे होते हैं कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बात ही नहीं कर पाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जातिवाद, मनुवाद करके कोई लंबा समय तक नहीं चल सकता है। आप चाहेंगे कि आपको सत्ता भी हो और दलित पिछड़े अल्पसंख्यक आपको वोट भी दे, तो ये नहीं चलेगा लंबे समय तक। आपको सामाजिक न्याय सचमुच में करना पड़ेगा। इस देश में वो तो दुर्भाग्य है कि जो बैकवर्ड समाज के नेता है, आज लालू यादव जी का जन्मदिन है, सोशल मीडिया पर देखिए किस तरह से उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये तो दुर्भाग्य है कि जैसे दलित पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक तमाम बड़े पदों पर बैठने के बाद डरे सहमे रहते हैं, उसी तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप का इतना ईगो है, घमंड है कि ये लोग अपने लोगों को कुछ देते नहीं है, मिलते जुलते नहीं। इनका अपना डर इतना बड़ा होता है, अगर जिस दिन इन लोगों के दिमाग से डर निकल जाए और ये लोग लिखना, पढ़ना, बोलना शुरू कर दें, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, उस दिन ये खेल बदल जाएगा। हम लोग की समस्या ये है कि हमारे समाज के 40%, 60% लोग अभी भी स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं। वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक फैसले नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अब इसमें कमी आ रही है। 40-50% लोग जो जागरूक हो गए हैं वही काफी है। वोट के लिए कितना चाहिए? जिसको 51% वोट मिलेगा वो सत्ता में आएगा। तो लगभग 60% एससी एसटी ओबीसी सब मिला दीजिए तो लोग अब जागरूक हो गए हैं और अब सत्ता उनके हाथ से तो नहीं जा सकती है। मैं इसलिए बाबा साहब को नमन करता हूं कि उनका एक विजन था। जातिवाद, मनुवाद के 2000 साल की गुलामी को उन्होंने एक संविधान और एक वोट के अधिकार से खत्म कर दिया। और उनको पता था कि हमारी आने वाली नस्लें जैसे जैसे पढ़ती लिखती जाएगी, हम लोगों को संवैधानिक अधिकार मिलता जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उनके दौर में बीजेपी के राज, कांग्रेस के राज में जो हो रहा था दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, किसानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, वो बीजेपी के राज में और बढ़ गया है। बीजेपी को ब्राह्मण समाज के लोग चलाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अब परसेप्शन बन गया है कि बीजेपी मतलब ब्राह्मण समाज का बोलवाला, उसके बाद वैश्य समाज का बोलवाला, उसके बाद क्षत्रिय समाज की बारी आती है। लेकिन ये तो सामाजिक कैलकुलेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जातिवाद और मनुवाद हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है,
चाहे कोई दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आईएएस हो, कलेक्टर हो, मंत्री हो, उनके साथ जब तक भेदभाव नहीं रुकेगा, अब बीजेपी की सत्ता में वापसी मुश्किल है। और अगर सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू ये लोग एकजुट हुए अपना घमंड छोड़कर, या इन लोगों ने घमंड एकजुट नहीं भी हुए और मुद्दों पर बात की, जैसे अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, लालू यादव ने अच्छा टिकट अनाउंस किया था, तो बीजेपी अब सत्ता में नहीं आ पाएगी। बीजेपी कितना भी दलित पिछड़े को सीएम बना ले, लोग नाराज हैं। सबसे ज्यादा रिजर्व सीट पर कांग्रेस ने परफॉर्म किया है, समाजवादी पार्टी को टिकट मिला है। अगर बीजेपी चाहती है कि अपनी पुरानी गलतियों को सुधारे, तो उनको दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों को, जो उनके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी है, जो पढ़ा लिखा तबका है, डॉक्टर रितु, डॉक्टर लक्ष्मण या शंभू कुमार सिंह हो या रतन लाल जी हो, जिनको जेल में डालने की साजिश होती है, जिनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, जिनका यूट्यूब चैनल नहीं चलने दिया जा रहा है, आप अगर इस तरह के जातिवाद और मनुवाद के पक्ष में आपके लोग करते रहेंगे और ऐसे लोगों पर नकेल नहीं कसेंगे, तब तक अब आपके सामने आपके साथ दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक नहीं जुड़ पाएंगे। मैं एक गुजारिश और कर रहा हूं। मुझे आज मध्य प्रदेश से फोन आया कि हमारी जमीन कब्जा कर, एक बैंक अधिकारी को टर्मिनेट कर दिया गया झूठे आरोप लगाकर। अभी मुझे, और कोर्ट भी जाते हैं तो उसी तरह, सोचिए एक डॉक्टर सोनू भारद्वाज हैं, उनका हॉस्पिटल गोरखपुर में बंद कर दिया गया, उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लिया, उसके बाद भी जातिवादी, मनुवादी अधिकारी उसको शुरू नहीं कर रहे हैं। चाहे कोर्ट ऑर्डर दे दे उसके बाद भी शुरू नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश से एक बैंक के असिस्टेंट मैनेजर ने फोन किया कि मुझे नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया। अभी मुझे एक फोन आया कुशीनगर से, पटेल समाज का, सवर्ण समाज के लोग उनके जमीन पर जो 2 से 2.5 करोड़ की जमीन है उसका कब्जा कर रहे हैं। यूपी में मौर्य समाज की हत्या कर दी जाती है। तो ये सब बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि अब ये खबरें दब नहीं रही है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग एक दूसरे के साथ ये सारी खबरें शेयर कर रहे हैं। तो ये बीजेपी को सोचना होगा। उनकी सरकार में जिस तरह से जातिवादी, मनुवादी फन मारने लगते हैं, डसने लगते हैं, लोगों पर हमला शुरू कर देते हैं, दलित, पिछड़े, पत्रकार हो, आईएएस हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, इन सब पर जिस तरह से जुल्म करने लगते हैं, ये सब नहीं चलेगा। क्योंकि दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक अब बहुत एकजुट हो रहे हैं, और आप वोट भी लेंगे और मारेंगे भी, तो ये दोनों काम तो नहीं चलेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी आदिवासी, ओबीसी मुख्यमंत्री बना लीजिए, आपको लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सोचिए, आज भी मुझे एक इनकम टैक्स का नोटिस आया है। सोचिए, इस देश में मेरी हैसियत 1 लाख रुपए की नहीं है और रोज नोटिस। मतलब जानते हैं, इनकम टैक्स में जो जातिवादी बैठे हुए हैं, उनको पच नहीं रहा है कि मैं नेशनल दस्तक क्यों चला रहा हूं, और आप बंद नहीं करा पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी उतनी सलाहियत है, समाज मेरे साथ खड़ा है, और मैं इस केस को लड़ता रहूंगा। और इससे आप और मुझे भड़का रहे हैं कि मैं और जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ जंग तेज करूंगा। आप मुझे जितना नोटिस देंगे, आप जितना, आपने डाला ना चंद्रशेखर आजाद को जेल में, वो संसद में है, आप जितने दलित पिछड़ों को दबाएंगे, आप उतना ज्यादा नुकसान में रहेंगे। तो बीजेपी को जातिवाद और मनुवाद पर नकेल कसना होगा। और सोचिए, मीडिया में आरक्षण लागू करना होगा, जुडिशियरी में आरक्षण लागू करना होगा, ब्यूरोक्रेसी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बिजनेस में, स्पोर्ट्स में, सिनेमा में, एजुकेशन में। आप ये सब नहीं करेंगे तो बैकवर्ड समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज आपको वोट नहीं देगा। सबको पता है कि आप किस हद तक बेईमानी कर रहे हैं। और अगर आपने जातिवाद और मनुवाद पर लगाम नहीं लगाया, तो एक भी दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक नेता जो बीजेपी में है, वो बीजेपी के साथ दिल से नहीं है। सबको पता है कि कौन लोग पार्टी चला रहे हैं। अब सोचिए, मोहन भागवत अच्छी अच्छी बातें करें, सारे सवर्ण मीडिया उनकी बातों को चला रहा है। इनके दिखाने के दांत कुछ और हैं और करने के दांत कुछ और हैं। जब इनको वोट की चोट लगी है, तब इनको याद आ रहा है कि डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए। तो बीजेपी को अगर सत्ता में वापसी करनी है, अभी तुरंत कई राज्यों में चुनाव होंगे, आप दलितों पर, पिछड़ों पर, किसानों पर, आदिवासियों पर जुल्म भी करेंगे, और उनके आईएएस को, उनके एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, टीचर, प्रोफेसर, चपरासी, पत्रकार, सबको आप परेशान करेंगे, और आप चाहेंगे कि हम चुप हो जाएं, तो ये अब संभव नहीं है। मैं इस देश के तमाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बहुजनों से अपील कर रहा हूं कि आप पर जो भी अन्याय हो रहा है, जो भी आपके साथ गैर जुल्म ज्यादती हो रही है, आप लिखना पढ़ना शुरू कीजिए। और मैं तो लिस्ट बना रहा हूं इनकम टैक्स अधिकारियों का,
जो मुझे रोज नोटिस सर्व करते हैं। सबकी लिस्ट बना रहा हूं और सबको बाकायदा नाम से और उसकी जाति से एक्सपोज करूंगा कि ये कौन लोग हैं जो इस हद तक मानसिक प्रताड़ित करते हैं। ये मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है और सरकार ज्यादा दिन किसी की सत्ता नहीं रहेगी, हनक नहीं रहेगी। ये तो दुर्भाग्य कहिए कि दलित पिछड़े लीडरशिप, ट्राइबल, एससी, एसटी, ओबीसी के लीडरशिप इतने घमंडिया हैं कि वो अपने आईएएस, कलेक्टर, लड़ने वाले लोग के साथ खड़े नहीं होते। जिस दिन इन नेताओं को खड़ा डॉक्टर रितु के साथ, लक्ष्मण यादव के साथ, रतन लाल के साथ, शंभू के साथ ये लोग खड़े हो गए, इन लोगों को जगह नहीं मिलेगी। और ये लोग, हम लोग संवैधानिक लोग हैं और संविधान के तरीके से ही आपसे लड़ाई लड़ेंगे। ये लोग इतना जातिवाद, मनुवाद हावी है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते और इसकी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ेगी। अरे देर ही सही, सोशल मीडिया नहीं था। 60 साल में कांग्रेस के जातिवाद, मनुवाद को लोग समझ गए और सत्ता से बाहर कर दिया। आप कब तक बने रहेंगे? आपको भी लोग सत्ता से बाहर करेंगे, क्योंकि बाबा साहब का संविधान और वोट का अधिकार है। तमाम कोशिशें आपने कर ली, आप सत्ता में नहीं आ पाए ना, और नहीं आएंगे। और 5 साल आप जुल्म करेंगे, अत्याचार करेंगे हम जैसे लोगों पर, तो अगली बार जनता आपका बोरिया बिस्तर बांध देगी और सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू उतना और ज्यादा बहुजनवादी हो जाएगा। अखिलेश यादव को देर सवेर ज्ञान तो आएगा, राहुल गांधी को आए चाहे ना आए। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये तमाम जो जातिवादी, मनुवादी सिस्टम में बैठे हुए हैं और जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठ के जुल्म कर रहे हैं दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, बताइए जमीन कब्जा हो जाता है, थाने में एफआईआर नहीं होता है, रेप होता है, मारपीट होता है। हम जैसे पत्रकार हैं उनको रोज इनकम टैक्स की नोटिस भेजी जाती है। क्या हैसियत है मेरी? कितने का टर्नओवर है मेरा? ये सब कुछ मानसिक रूप से परेशान करने के लिए किया जाता है ताकि नेशनल दस्तक को बंद कर दिया जाए। ये चाहते हैं कि ये लोग जातिवादी, मनुवादी गुंडों की पहचान है। ये पहले आपको इग्नोर करेंगे, फिर आपको डराएंगे, धमकाएंगे, फिर आपको लीगल तरीके से परेशान करेंगे, आप पर केस मुकदमा कराएंगे। यही इनका यही टूल किट है, ये स्लीपर सेल है। ये इनसे डरने की जरूरत नहीं है। और जितने बहुजन समाज के लोग हैं, दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, इन सब से अपील कर रहा हूं कि आप लोग जागरूक होइए। और कहीं भी आप चपरासी हो या कोई भी अधिकारी हो, आपके साथ अगर कोई गड़बड़ी होती है तो आप लोग लिखना पढ़ना शुरू कीजिए, इस अन्याय के खिलाफ बोलिए। और बहुत समय तक अब चुप रहने की जरूरत नहीं है। सोचिए, इस देश में 10-10 हजार करोड़ रुपए लेके लोग विदेश भाग जा रहे हैं। इस देश में रोज बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते हैं। ये कौन अधिकारी लोग इनकम टैक्स में बैठा कि जो रोज मुझे नोटिस सर्व करता है? इन सब का नाम डेटा के साथ खुलासा होगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी हो या कोई जातिवाद, मनुवाद, तो कांग्रेस का नहीं चला, आपका क्या चलेगा? और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में एक पब्लिक परसेप्शन बन चुका है। बीजेपी भले सत्ता में आ गई हो, लेकिन लोगों को लगता है, नरेंद्र मोदी जी आपसे गुजारिश है, अगर आपने इन जातिवादी गुंडों पर लगाम नहीं लगाई, जब तक डॉक्टर रितु जैसे लोग की नौकरी जाती रहेगी, जब तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में रविकांत जैसे लोगों पर हमला होता रहेगा, जब तक रोहित वेमुला होता रहेगा, रोहित वेमुला के संस्थानिक हत्या का बदला जनता ने लिया ना। आज कहाँ है स्मृति ईरानी, जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी? मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे लोग बेनकाब होंगे। हम लोग को पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग गरीब, लाचार, मजदूर घर में पैदा हुए थे। संविधान की वजह से, बाबा साहब के अधिकार की वजह से पढ़ लिख पाए। आप हमें चुप नहीं करा सकते हैं। और इस देश में बीजेपी का पूरा जो खेल है वो खत्म हो चुका है और अब वो डरा धमकाकर तो किसी को कुछ नहीं कर सकती है। और सोचिए, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, किस तरह से बीजेपी की जीत पर भी कोई खुश नहीं है। कहीं कोई जश्न, कहीं कोई बैनर पोस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी दलित शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति बना लीजिए, आदिवासी राष्ट्रपति बना लीजिए, मुख्यमंत्री बना लीजिए, लेकिन अगर आप इस समाज के साथ अन्याय, आपके जो जातिवादी गुंडे हैं, जो मनुवादी गुंडे हैं, वो जब तक इस समाज के साथ अन्याय करते रहेंगे, जब तक आप न्याय मुकम्मल नहीं करेंगे, तब तक आप सत्ता में अब बहुत दिनों तक बने नहीं रहेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, दलित पिछड़े समाज के लोग, आपसे गुजारिश है, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, किसान हो, अल्पसंख्यक हो, आपके साथ कहीं भी जाति के नाम पर अत्याचार होता है तो इन लोगों के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए और लिखिए और चीखिए, चिल्लाइए और बताइए आप समाज को
कि आपके साथ क्या हो रहा है, रोज क्या हो रहा है। चुनाव आयोग का गोलमाल पकड़ा गया है। ईवीएम से 47,894 वोट ज्यादा निकले हैं। सोचिए, इस तरह की गड़बड़ियां हो रही है। और ये कोई भी दल हो, जब कांग्रेस नहीं चल पाई तो और बाकी लोग की क्या हैसियत है। बीजेपी 10 साल में एक्सपोज होगा। और मीनापुर मामले में मोहन भागवत पर संजय राउत का बयान, बोलने से क्या होता है, सरकार हटाइए। सोचिए, मणिपुर में आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है, मोहन भागवत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। इन लोग के बातों पर मत जाए, इनके कथनी करनी पर। तो ये लोग, एक भाई गुटखा बेचेगा, एक भाई कैंसर का दुकान खोलेगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप पिछड़े समाज से आते हैं, आपने अगर 29 ओबीसी मंत्री बनाए हैं तो उनको अधिकार दीजिए। मोहन चरण मांझी जी को आपने आज उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया है। सवाल है कि मोहन चरण मांझी को आगे करके अगर आप आदिवासी समाज का खनिज संपदा छीनेंगे, अत्याचार, यही पॉलिसी कांग्रेस की थी। देर सवेर लोग समझ गए। बस कांग्रेस को समझने में 60 साल लगा। कांग्रेस को समझने में 60 साल लगा, आपको समझने में 10 साल लगा है। और आगे जैसे जैसे हमारी नस्लें स्कूल कॉलेज जाएगी, सारा खेल समझ जाएगी और उसके बाद ये बेईमानी नहीं चलेगी। मैं तो बार बार कह रहा हूं, बैकवर्ड समाज के नेता, पिछड़े समाज के नेता एकजुट हो जाएं और उनका अपना परिवार थोड़ा परिवारवाद से निकल जाए, अहंकार छोड़ दें और उनके अंदर जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, समाज के लिए सड़कों पर आए, तो ये जातिवादी मनुवादी लोग कहीं नजर नहीं आएंगे। तो सोचिए, इस देश में तमाम दलित पिछड़े लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग किसी भी कीमत पर बोलना शुरू कीजिए। आपके साथ जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको डंके की चोट पर चीखिए, चिल्लाइए और बताइए देश को कि आपके साथ क्या हो रहा है। मुझे 4 साल से इनकम टैक्स ईडी नोटिस करके परेशान कर दिया गया है, लेकिन मैं अब इनसे परेशान नहीं हो रहा हूं, मैं मजबूत हुआ हूं। मैंने इनके सारे लीगल तरीके सीख लिए हैं। सोचिए, इस देश में हीरा चोरी करके लोग विदेश भाग जा रहे हैं और हम जैसे लोगों को जो देश को बनाने के लिए, सेना के लिए, जो इस देश के बहुसंख्यक आबादी के लिए, इस देश के जो सामाजिक संरचना उसको बचाए रखने के लिए बात कर रहे हैं, तो उनको नोटिस। और प्रतापगढ़ मुरादाबाद के बाद अब शामली में मस्जिद के इमाम की लाश मिली है। इस तरह से मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं। तो इस तरह की तमाम चीज़ों के खिलाफ लोग लगातार एकजुट हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपनी बात कह रहे हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए, ब्राह्मण के साथ, बनिया के साथ, ठाकुर के साथ, बहुजन समाज के लोग सबको वोट देते हैं, मुस्लिम समाज के लोग सबको वोट देते हैं। उसके बाद भी आपके साथ जिस तरह का जुल्म होता है, इस तरह के जुल्म को रोकना पड़ेगा, समाज को एकजुट होना पड़ेगा। और मत बदलना और विचारधारा बदलने में अंतर है। दिलीप मंडल आरक्षण के समर्थन में है, लक्ष्मण यादव आरक्षण के समर्थन में है। दिलीप मंडल जाति जनगणना के समर्थन में है, लक्ष्मण यादव जाति जनगणना के समर्थन में है। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करना, प्रमोशन में आरक्षण, महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण लागू करना, कॉर्पोरेट लूट, भ्रष्टाचार और जातीय हिंसा, जाति भेदभाव जैसे अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर दिलीप मंडल और लक्ष्मण यादव दोनों के विचार समान है। समस्या कहाँ है? मुझे तो कोई समस्या, सोचिए किस तरह से दलित पिछड़ों को लड़ाया जाता है और अब पूरा इकोसिस्टम दिलीप मंडल के खिलाफ बहुजनों को खड़ा कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये है 2 तस्वीरें हैं न्यूयॉर्क में, राहुल द्रविड़ और अजीत अगरकर बाबा साहब की तस्वीर के सामने। तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जैसे जैसे जागरूक होंगे, उनके संवैधानिक अधिकार मिलते जाएंगे। उन्हें अयोध्या हारने का दुख नहीं है, दुख बस इस बात का है कि जनरल सीट पर एक शेड्यूल कास्ट कैसे जीत गया। तो आप कितना भी ये जातिवादी लोगों को जवाब लोग देंगे, जिस दिन बहुजन नेताओं ने अपना ईगो छोड़कर, परिवार का चिंता छोड़कर लोगों के लिए लड़ना शुरू कर दिया, उस दिन जातिवादियों को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। टोल मांगने पर बुलडोजर नाराज हो गया, टोल प्लाजा के 2 बूथ तोड़ डाले, कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई, फिलहाल बुलडोजर भी फरार है। ये यूपी की खबर है, जो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो सोचिए, बीजेपी को समझना पड़ेगा कि वो सिर्फ सांकेतिक राजनीति करके सत्ता में नहीं बने रह सकती है जब तक इस समाज। और देखिए, द क्विंट की रिपोर्ट आई है, 542 में से 538 सीटों पर मिली गड़बड़ियां। ईवीएम में पड़े वोटों और टर्नआउट डेटा भी भारी अंतर है। देश की 362 लोकसभा सीटों पर 5,54,598 वोट रद्द यानी खारिज कर दिए गए। क्या सुप्रीम कोर्ट सीजीआई चंद्रचूड़ जी इसका संज्ञान लेंगे? हमारी वोटों की चोरी चुपचाप। तो सोचिए, अभी भी लोग ईवीएम के खिलाफ लगातार कैंपेन चला रहे हैं
और बीजेपी की पूरी जीत संदिग्ध है। बिहार और गुजरात के माफियाओं ने मिलकर नीट पेपर लीक किया है। सोचिए कि एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं लोग, और कौन लोग हैं जो एग्जाम को इस तरह से लीक कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। फिर निकला ईवीएम का जिन, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए आरोप, चुनाव आयोग ने दिया जांच का आदेश। तो जो तमाम गड़बड़ियां हैं उसके खिलाफ सोचिए, 240 बीजेपी के पास है तो 240 अब लगभग विपक्ष के पास भी सांसद हैं। और राजेश शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजेश शर्मा जो रागिनी नायक को कुछ अपशब्द कहने की बात कह रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। लेकिन ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है, इसमें मत पड़िए। ये लोग टीवी अखबार पहले कांग्रेस का था, बीजेपी का है। और ईवीएम के कारण ही भाजपा 240 जीती है। ईवीएम में बेईमानी होती है और ये बात सत्य है। खुद मोदी जी समेत भाजपा के तमाम शीर्ष नेता ईवीएम का विरोध कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने लगातार ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला है और उनकी बात सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और राजेश शर्मा को लेकर लगातार माफ़ी मांगने की बात कही जाए तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये सवर्ण मीडिया है और इनको बिल्कुल इनके बातों पर ध्यान मत दीजिए। इनका उठना बैठना एक साथ रहता है। और भारत के विश्वविद्यालयों की हकीकत, यहाँ 1-2 प्रोफेसर कुलपति की टीटीएम करते कितने पद हथिया सकते हैं। सोचिए, इस देश में आज भी दलितों पिछड़ों की नौकरियां जा रही है, बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है। 30 लाख नौकरियां नरेंद्र मोदी के सिर्फ मुख्यमंत्री और 29 बना देने पर मत जाइए, आपकी नौकरियां सुरक्षित है कि नहीं। और 140 लोकसभा सीट में ईवीएम वोटर्स काउंटेड, ईवीएम वोट्स पोल्ड, ये सारी गड़बड़ियों को लेकर लगातार धीरे धीरे सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। सबके डेटा उठाए जा रहे हैं, सारे डेटा सामने आ रहे हैं। उससे साफ है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी के समय सारे मलाईदार मंत्रालय जो है वो बड़े पदों पर जा रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी बहुत दिनों तक सेफ हैंड्स में नहीं खेल सकते हैं। अगर अब भी बैकवर्ड समाज के नेता एकजुट हो जाए, बहुजन समाज के नेता एकजुट हो जाए, तो कोई बहुजनों पर जुल्म नहीं कर सकता है। वो तो हमारे नेता अलग हैं, अब तो हमारे विचारक भी आपस में लड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि दिलीप मंडल, लक्ष्मण यादव, द बीक के एडिटर, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। आप लोग आपस में मत लड़िए। हम सब का एक कॉमन एजेंडा है, इस देश के शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठाना, आरक्षण को बचाना, कोलिजियम सिस्टम खत्म हो, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नाव में छेद होगा तो हम सब डूबेंगे। आप कोई कांग्रेस के समर्थक बन के, कोई बीजेपी के समर्थक बन के बंटे रहेंगे समाज के तौर पे, तो आपका भला नहीं होगा। समाज का तभी भला होगा जब हम लोग कॉमन एजेंडे पर काम करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, अब इस देश में जातिवाद, मनुवाद ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब इस देश में इतनी तो सलाहियत आ गई है, इतना तो इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास है, इतनी तो हमारी मीडिया मजबूत हुई है कि किसी भी बहुजन को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को, अल्पसंख्यक को आप जेल में नहीं डाल सकते हैं। जगदेव बाबू ने कहा था कि हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। कब तक हम लोग मारे जाते रहेंगे? तो आप सब लोग, आपके साथ जो भी गड़बड़ी हो रही है, जहां भी गड़बड़ी हो रही है, उसके खिलाफ मजबूती से आवाज उठाइए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, लिखिए, पढ़िए, बोलिए। हम लोगों ने 10 साल में समाज के, हम लोग ना बीजेपी के साथ है, ना खिलाफ है, ना कांग्रेस के साथ है, ना खिलाफ है, ना किसी दल के साथ है, ना खिलाफ है। हम लोग पत्रकार के तौर पे इस देश के नागरिकों के साथ हैं, सेना के साथ हैं, इस देश के साथ हैं, संविधान के साथ हैं। और उसके खिलाफ जो भी जाएगा, चाहे वो कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, अगर इस देश के शोषित वंचित समाज का अधिकार छीना जाएगा, संविधान पर आंच आएगा, तो अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुजन समाज के लोगों को पार्टियों में नहीं बंटना है। जब आप समाज के तौर पे एकजुट होंगे, मजबूत होंगे, तभी आपके संवैधानिक अधिकार बचेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी को समझना होगा, 60 साल में जो कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने उसे 10 साल में किया, आगे मौका मिला है। अब भी जातिवाद, मनुवाद पर लगाम नहीं लगाया गया तो अगला बार कांग्रेस को लोगों ने बाहर किया, आपको भी बाहर करेगा, लिख लीजिए। और मैं तमाम बहुजन नेताओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि एकजुट होइए, अपने अपने स्वार्थ को, परिवार को छोड़िए, और जब संविधान बचेगा, समाज बचेगा, तभी आपकी राजनीति बचेगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।